हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पीयूष सिंह और मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ अगेन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश फॉर डिफेंस। इस पर्टिकुलर सेगमेंट की हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ वोकेबलरी को अप्रोच करने का एक पर्टिकुलर तरीका बता दीजिए, एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियाँ हम वोकैब को लेके करते हैं, वोकैब तैयार कैसे की जाती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अपने आगे वाले वीडियो में। अभी बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम में पर्टिकुलरली एंटोनिम, सिनोनिम या वोकैब के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वोकैब सेक्शन की अगर हम बात करें, देखिए पर्टिकुलर अमेजिंग ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, और बात करने जा रहे हैं बेस्ट अप्रोच फॉर वोकैबलरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार करनी चाहिए, वो करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कशन। अभी के लिए ध्यान रखिएगा एग्जाम में जब आप बैठे हो और वोकैब के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, इनके ऊपर हम लोग आज करेंगे बात। ठीक है ना। अब देखिए वोकैब का जो सेशन है, वर्ड मीनिंग की बात करते हैं, ये अलग अलग कई पोर्शंस में आपसे पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट में भी आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपसे ब्लैंक दे करके वर्ड्स दे के पूछे जाते हैं फिल करने के लिए। पैसेज में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पैसेज में जो वर्ड आया है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, अपोजिट मीनिंग उसका क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा वोकैब का सेशन कई सारे पोर्शंस को कवर करता है। बोला ना, पैसेज में आता है, क्लोज टेस्ट में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो हैं ही। लेकिन अगर आप लेवल की बात करो तो पैसेज में आने वाले वोकैब, क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाले वोकैब, और सेंटेंसेस में जो आते हैं आपसे पूछे जाते हैं, एरर्स में जो आ जाते हैं वोकैब, उनका लेवल और एंटोनिम सिनोनिम का लेवल बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है ना। पैसेज में आने वाले वोकैब या फिर क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाले वोकैब थोड़े से कंपैरेटिवली आसान होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड्स की, तो इनका लेवल क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट या पैसेज, एरर्स, इसमें पूछे जाने वाली वोकैब से थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो हम बेसिकली जो बात अभी करने जा रहे हैं वो उन वोकैब की करने जा रहे हैं, एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड्स की। बट ये सेक्शन सारे के सारे पोर्शन को इन्वॉल्व करता है। रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, उन सभी में आने वाली वोकैब सब की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट और सबसे जरूरी पॉइंट, डोंट गेट नर्वस एंड डोंट वरी अबाउट अनसीन वोकैब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सिचुएशन वर्स्ट इमेजिन कर लेते हैं कि यार इतनी बड़ी ब्रॉड रेंज है वोकैब की, अननेसेसरी वोकैब आ गई जो हमने नहीं पढ़ी हैं, जो अनसीन है हमारे लिए, तो क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला। आपने जो पढ़ी हैं उनको, उनके भरोसे आप जाइए, जो नहीं पढ़ी उनके भरोसे जाने की जरूरत नहीं है। तो डोंट गेट नर्वस एंड डोंट वरी, उनकी चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं है कि बिना पढ़ी हुई वोकैब आ गई तो क्या करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ना कुछ आप कर लोगे, ये पता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, रिमेंबर इट्स नॉट नेसेसरी टू नो ऑल द वोकैबलरी। सारी की सारी दुनिया भर की वोकैब जानने की आपको कोई जरूरत नहीं, जान भी नहीं सकते हम। और वोकैब के साथ शायद जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि वोकैब पढ़ने को नहीं मिलती, प्रॉब्लम यह है कि पढ़ी हुई वोकैब याद नहीं रह पाती। पढ़ी तो आपने बहुत सारी होंगी और अभी भी आप प्रैक्टिस करते ही रहते होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पढ़ी हुई वोकैब को याद रखना एक तो प्रॉब्लम है। कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग वोकैब कैसे तैयार करें इस सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। अभी याद रखिएगा दुनिया भर की वोकैब की टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहला ये दिमाग बिल्कुल क्लीन कर लीजिए अपना, इस विचार को बिल्कुल निकाल दीजिए कि बिना पढ़ी हुई वोकैब आ गई तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब रिमेंबर इट्स नॉट नेसेसरी टू नो ऑल द वोकैबुलरी, रादर, उसके नीचे वाला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, रादर ट्राई टू फाइंड अ पर्टिकुलर अप्रोच। एक अप्रोच फाइंड करिए कि अगर अनसीन वोकैब आती है तो हम उसको टैकल कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग बात करेंगे अनसीन वोकैब आ जाए तो टैकल कैसे कर सकते हैं, अप्रोच कैसे अपनी लगा सकते हैं, वो देखिए। अब अगर कोई वोकैब आ जाती है जिसके बारे में हमें नहीं पता है तो आप कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हेल्प ले सकते हो वो देखो।
सबसे पहली हेल्प जो आपको मिलती है ना, वो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। फाइंड सम रूट वर्ड की स्पेलिंग में, इफ इट इज प्रेजेंट इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, अगर वर्ड की स्पेलिंग में कुछ ऐसा रूट वर्ड आपको मिल जाए जिससे आपको हेल्प मिल सके, तो उसको जरूर नोटिस करिए। और आप करते भी हो, आई एम श्योर, ऑब्वियस। कुछ रूट वर्ड जैसे बात करूं, पहला रूट वर्ड देखिए दिया हुआ है MAL, मैल। लैटिन वर्ड है, लेकिन इसका जो मीनिंग निकल के आता है ना, जिस वर्ड के साथ लगेगा मैल, उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, सेंस नेगेटिव हो जाएगा, बैड या इविल के लिए। जैसे पहला वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, मेलाइनमेंट, मतलब डिफेन समथिंग बैडली, किसी चीज को बुरी तरह से बदनाम कर देना, उसको इविल, बर्बाद करना, बदनाम करना। मैलिस, इविल इंटेंशन, इंटेंशन मतलब होता है क्या करने की हमारी इच्छा है, तो बुरी इच्छाएं जो होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मैलिस। मैल ट्रीट, ट्रीट करना, और मैल लग गया मतलब बुरे तरीके से ट्रीट करना। मैल फंक्शन, मैल फंक्शन मतलब होता है वर्किंग बैडली। डिसमल, अ ग्लूमी सिचुएशन, सैड सिचुएशन, बहुत परेशान, बैड सिचुएशन जो होती है हमारे लिए। मेलिफिसेंट, समवन हु डेलिबरेटली ट्राई कॉजिंग हार्म टू समवन, वो जो किसी के लिए बुरा सोचे, जानबूझकर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे, मेलिफिसेंट। मैल न्यूट्रिशन में लगा देंगे, तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होना चाहिए, अब ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि मैल न्यूट्रिशन का मतलब हमारे लिए क्या होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा रूट वर्ड देखिए क्या दिया हुआ है आपको, दैट इज फोबिया। फोबिया मतलब फियर या हेट, ठीक है ना। अब अलग अलग तरह के फोबिया डिफाइन कर दिए गए हैं, तो फोबिया अगर वर्ड लगा है तो आपको पता चल जाएगा कि बात किसी ना किसी तरह के फियर की हो रही है। कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए PHIL, फिल। फिल मीन्स होता है टू लव, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है ना, फिलोसोफर होता है, तो किसी चीज को प्यार करना, ये फिल से आता है। थाई, THIE, ग्रीक वर्ड है, गॉड या रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए फोबिया के एग्जाम्पल, डेमोफोबिया, डेमो मतलब होता है पीपल, सो डेमोफोबिया इज अ फियर ऑफ स्पीकिंग पब्लिकली, लोगों के सामने अपने विचार अगर किसी को एक्सप्रेस करने में डर लगता है तो वो डेमोफोबिया हो जाता है। जूफोबिया, अब जू क्लियर है जहाँ एनिमल्स रखे जाते हैं, ठीक है ना, जू पे हम जाते ही हैं एनिमल्स को देखने के लिए, एनिमल्स के लिए, तो जूफोबिया अगर दिया है तो वन हु फियर्स एनिमल्स। थियोफोबिया, आप देखिए थियो वर्ड गॉड को रिप्रेजेंट करता है या रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो वन हु फियर्स रिलीजन या गॉड, भगवान से डरने वाला, रिलीजन से डरने वाला। पेडोफोबिया, पेडो पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों के डॉक्टर, पीडो वर्ड रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड को, तो वन हु फियर्स और डिसलाइक्स चिल्ड्रन, जो बच्चों को पसंद ना करे, डरे उनसे, दूर रहे उनसे, उसके लिए। गाइनोफोबिया, गाइनो वर्ड फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वन हु फियर्स एंड डिसलाइक्स वीमेन। तो याद रखिएगा ऐसा कोई कीवर्ड अगर आपको मिलता है तो वो आपके बहुत हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड दिया, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और पूछा गया इस वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम बताइए, तो सबसे जरूरी चीज, सेलेक्ट द एंटोनिम और सिनोनिम इन द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। सेम पार्ट ऑफ स्पीच में ही आंसर आपको टिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, बॉय का एंटोनिम होता है गर्ल, ब्यूटीफुल का होता है अगली, कम का हो जाता है एंटोनिम गो, और हार्मफुली का हार्मलेसली। अब जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि बॉय एक नाउन है तो गर्ल भी एक नाउन है, यानी एक नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम सिर्फ एक नाउन हो सकता है। ब्यूटीफुल अगर एक एडजेक्टिव है तो अगली भी एक एडजेक्टिव है। एंटोनिम सिनोनिम सेम पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एक नाउन का एंटोनिम हो या सिनोनिम हो, एक नाउन ही होगा। एक एडजेक्टिव का सिनोनिम या एंटोनिम सिर्फ एक एडजेक्टिव ही होगा। कम इज अ वर्ब, सो गो इज ऑल्सो अ वर्ब, कम और गो दोनों वर्ब है। हार्मफुली एडवर्ब है तो हार्मलेसली भी एडवर्ब है, ठीक है ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्यूटीफुल का अगली हो गया, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि अगली इज अ पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड, ये डिफाइन करना है। ब्यूटीफुल अगर पॉजिटिव है तो उसका सिनोनिम होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर एंटोनिम होगा तो नेगेटिव। तो वर्ड का नेचर क्या है वो भी अगर आप गेस कर पाए ना, तो एंटोनिम और सिनोनिम्स के आंसर उसी के अकॉर्डिंग आसानी से टिक हो सकते हैं, है ना। याद रखिएगा जब भी कभी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम टिक करना है, जैसे MAL मैल वर्ड लगा तो वो वर्ड
बैड यानी नेगेटिव सेंस में यूज हुआ। अब अगर उसका एंटोनिम पूछेंगे तो आप पॉजिटिव वाला आंसर टिक करना, सिनोनिम पूछेंगे तो देख लीजिएगा चार ऑप्शन में कौन सा और नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है ना, तो ये चीजें बेसिक सी हैं जो आपको हेल्प करती हैं एंटोनिम सिनोनिम या वोकैबुलरी के पोर्शन को कवर करने में। अच्छा, एक और एक तरीका पूछते हैं वोकैब पूछने का, एक पर्टिकुलर तरीका है कि दो वर्ड्स दे देते हैं, सिंपैथी दिया, मर्सीलेस दे दिया और पूछा गया इसी तरह का पेयर इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्लाई द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करना। अगर ये नहीं डिसाइड हम कर पा रहे हैं कि सही आंसर कौन सा होना चाहिए तो ये डिसाइड कर लो कि कौन कौन से ऑप्शन सही नहीं हो सकते, उनको वन बाय वन एक एक करके एलिमिनेट करते जाइए। जैसे सिंपैथी और मर्सीलेस की बात करें तो सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति रखना, और मर्सीलेस, मर्सी मतलब दया और लेस मतलब जिसके अंदर दया ना हो। तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं या सिनोनिम्स हैं, क्लियरली पता चल रहा है दोनों वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। जबकि पहला ऑप्शन जो दिया है जरा उसको देखिए, पैथेटिक बहुत बुरा, पिटी मतलब दया, ठीक है ना, दोनों सिनोनिम्स दिए हुए हैं। रिटेसेंस, रेटिसेंस और फ्रैंक, ये रेटिसेंस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, किसी को कंट्रोल करना, प्रतिबंध लगाना, जबकि फ्रैंक मतलब होता है बिल्कुल फ्री। तो ये एक एंटोनिम हो सकता है। प्रिडिक्टेबिलिटी, रूटीन। अब नॉइस और ईयर, ये ऑप्शंस अगर आप देखोगे, देखो सिंपैथी, मर्सीलेस, if we define this relation we see that merciless is the antonym of sympathy, ये synonym नहीं है बल्कि antonym है। pathetic and pity are synonym। similarly predictability, predict से बना है अंदाजा लगाना, गेस करना कि किसी पर्सन का क्या होगा अगला स्टेप जो उसके रूटीन में होता है। एंड नॉइस और ईयर आर ऑल्सो नॉट एंटोनिम्स। सिनोनिम्स है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन ये क्लियर है कि ये एंटोनिम तो नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये आसानी से हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। जबकि रेटिसेंस का मतलब होता है रिजर्व और रिस्ट्रेंट, सो दैट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रैंक, सो ये सही आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेट करना, रिलेशन ढूंढकर वर्ड का कीवर्ड के अकॉर्डिंग एंटोनिम सिनोनिम डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए एक एग्जांपल आपके लिए, सेंटेंस दिया हुआ है आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू दिस टाइम, ठीक है ना, और अफ्रेड को हाईलाइट किया गया है और चार इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, स्केयर्ड है, फ्राइटेंड है, हैप्पी है, सॉरी है, और बोला जा रहा है अपना आंसर मार्क करिए। अब अगर मैं आपको ये सेंटेंस दे देता और आपसे पूछता बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप चारों में से कौन सा आंसर टिक करते? ए, बी, सी या डी? और जानते हैं अगर आपने ए आंसर टिक किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बी टिक किया तो भी गलत हो जाएगा, सी टिक किया तो भी गलत हो जाएगा, और डी टिक कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, है ना। अब सोच रहे हो आप अगर चारों में सही नहीं है तो फिर कैसे होगा सही आंसर? तो याद रखिएगा मैंने ये बोला है कि आपको सेंटेंस दिया है, एक वर्ड हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, इसका सही आंसर क्या होगा ये तो मैंने आपसे पूछा, बट मैंने इसका सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है? क्या ये चीज मैंने मेंशन की है? नहीं। और अगर आपने यही चीज नोटिस नहीं की ना कि मैंने आपसे सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम, अब देखिए अफ्रेड का एक मतलब डरना होता है, लेकिन सेंटेंस को देखो कहीं डरने की बात नहीं कर रहे हैं। अफ्रेड का एक मतलब अफसोस होना भी होता है, ठीक है ना। इस सेंटेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि मुझे अफसोस है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ठीक। अब अगर अफसोस है तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर आप डिसाइड करो, एक एक ऑप्शन रख के देखो तो सबसे सूटेबल वर्ड जो अफ्रेड की जगह ले सकता है वो है सॉरी, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू दिस टाइम, ठीक। अब अगर मैं आपसे सिनोनिम पूछता हूं तो सही आंसर होगा डी, लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पर एंटोनिम पूछ लेता हूं तो सही आंसर इसी क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैप्पी। देख रहे हैं, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। फोकस ऑन द नोटिफिकेशन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा जा रहा है, डू कीप इन माइंड दिस, क्या चीज ध्यान रखनी है, द सिचुएशन व्हाइल स्टडिंग एट होम एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल डिफर्स अ लॉट, ठीक है ना। सिचुएशन जब घर पे बैठ के आराम से चीज़ों को तैयार करते हो और एग्जामिनेशन हॉल में जब जल्दीबाजी में हमें आंसर करने होते हैं, डेफिनेटली टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन जल्दीबाजी में ये जो गलतियां हो जाती हैं ना,
इनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा तो बहुत अफसोस होगा आपको। तो याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को हैंडल करना वो तभी हो पाएगा जब आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। देन फॉर, अब देखो क्वेश्चंस पे अगर बात करें तो एक क्वेश्चन स्पेलिंग से रिलेटेड आते हैं, लेकिन स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस में आसान बात ये होती है कि वहाँ ऐसे वर्ड्स आपको बहुत कम मिलते हैं जो आपने कभी सुने ही ना हो। सुने हुए वर्ड्स मिलते हैं लेकिन वो वर्ड्स पूछते हैं जिनकी स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, ये कंफ्यूज करती हैं। याद रखना, वहाँ अनसीन वर्ड्स कम मिलते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं। तो जब कोई भी स्पेलिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, 3 पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना। स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए 3 चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहला पॉइंट, वॉवेल्स जो यूज्ड हुए हैं स्पेलिंग में। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में, स्पेलिंग के क्वेश्चन जब पूछेंगे ना तो वॉवेल्स में चेंज करके आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए, मैं आपसे वर्ड पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसकी स्पेलिंग कमेंट में लिख के बताइएगा। ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या होती है, कैलेंडर की सही स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है ना, ये आप मुझे बताओगे। और दूसरा देखिए लिखा है रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इन द स्पेलिंग। कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें कुछ वर्ड लेटर्स हैं जो रिपीट हो जाते हैं। जैसे सही स्पेलिंग टुमारो की क्या होगी, कमेटी की क्या होगी, कम्युनिटी की क्या होगी, ये आप मुझे मैसेज करके बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लेटर्स रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉइंट, इफ देयर इज एनी साइलेंट लेटर, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं पूछा गया है आपसे जिसके प्रोनाउंसिएशन में कोई लेटर हम लोग बोलते ही नहीं हो। जैसे सुनामी जब आप बोलते हो ना, सुनामी अगर स्पेलिंग में आपसे पूछेंगे ना तो सुनामी में टी जो होता है वो साइलेंट होता है। अब सोचो, अगर आपको पता ही नहीं है सुनामी में टी भी होता है तो आप एस वाली स्पेलिंग टिक कर दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 3 चीजें ध्यान रखनी है स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए। पहला, वॉवेल कौन कौन से यूज हो रहे हैं उसकी स्पेलिंग में, ए की जगह ई की जगह आई की जगह वाई, कभी और ये कंफ्यूज करते हैं। दूसरा, रिपीटिशन तो नहीं है किसी लेटर का, टुमारो में डबल एम होगा कि डबल आर होगा, ये कंफ्यूज कर देता है। तीसरा, इफ देयर इज एनी साइलेंट लेटर, सुनामी में टी नहीं आता, नॉलेज में के नहीं बोला जाता है, साइकोलॉजी और में पी नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्पेलिंग के क्वेश्चंस के लिए ये पर्टिकुलर टिप्स आपके लिए हैं, इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। और स्पेलिंग अगर अपनी इम्प्रूव करना चाहते हो आप तो प्लीज़ उनको राइटिंग में करेक्ट करिएगा, ठीक है ना। राइटिंग में जब आप करोगे तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए, स्पेलिंग से रिलेटेड ये। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस 2 पैटर्न पे पूछे जाते हैं। पहला पैटर्न होता है कि आपको डायरेक्ट एक वर्ड दे दिया और 4 ऑप्शंस दे दिए कि इसका सिनोनिम या एंटोनिम बताइए। दूसरा होता है कि एक सेंटेंस दे दिया, उसमें एक वर्ड दे दिया और पूछा इस वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम क्या होता है। तो प्लीज़, अगर सेंटेंस में आपको वोकैब पूछी जा रही है तो ऐसे क्वेश्चंस में भले ही अनसीन वोकैब्स आ जाएं, उनको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहां पर आपसे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पूछते हैं। एंड देखिए लिखा भी है, डू नॉट गो फॉर द एग्जैक्ट मीनिंग। उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है डजंट मैटर, बस उसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या निकल रहा है वो आपको लेना है, ठीक है ना। भले ही अनसीन वर्ड आ जाए, जैसे कुछ एग्जांपल सेंटेंस दिया है, द टीचर एडमॉनिश्ड हिम फॉर हिज मिस्टेक्स। अब देखिए, अगर मैं आपको एडमॉनिश वर्ड आपने नहीं भी पहले पढ़ा है, यूज किया है, तो भी आपसे पूछूंगी जरा गेस करो कि टीचर ने उसकी गलतियों के लिए उसको एडमॉनिश किया, इसका मतलब समझ में आ रहा है हमें, डांटा हो सकता है, समझाया हो सकता है, पनिशमेंट दिया हो सकता है। अब चारों ऑप्शंस पे जाइएगा और देख लीजिएगा अपना सही आंसर। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई आस्क्ड हिम नॉट टू मेडल इन माई मैटर। देखिए मेडल का मतलब क्या हुआ, मेरे मैटर में मेडल ना करे, यानी इंटरफेयर ना करे, है ना। तो ये चीजें, सेंटेंस का सेंस अगर आपने सही निकालना आपको आ गया तो आप उस वर्ड का मीनिंग गेस भी कर सकते हो फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस। लास्ट देखिए, द जॉब वाज मोर ओडियस देन टेकिंग आउट द गार्बेज। गार्बेज उठाने निकालने से भी ज्यादा ओडियस थी वो जॉब। सोचिए, ओडियस का मतलब पॉजिटिव सेंस तो नहीं आ रहा है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी और ये प्रैक्टिस के थ्रू आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतने ही पॉइंट्स रखते हैं। आपको जो भी कंफ्यूजन या डाउट्स हमें ज़रूर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप वोकैब अच्छे से कैसे तैयार कर सकते हैं इसके ऊपर वीडियो चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हो कि रीअरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, या रीअरेंजमेंट करते समय उसको क्या क्या चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, या फिर उसका अप्रोच क्या होना चाहिए,
पैसेज का, क्लोज टेस्ट का, रीअरेंजमेंट का, फिलर्स का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, एंटोनिम्स सिनोनिम्स का, जो भी आप डिस्कशन करना चाहो आराम से डेफिनेटली मेंशन करिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके साथ डिस्कशन करने की और आपको एक बेस्ट अप्रोच प्रोवाइड करने की जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए प्रैक्टिस जरूर करते चलिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। चैनल को हमारे जरूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनको इन टॉपिक्स की ज़रूरत होगी लेकिन उनको नहीं पता चल पा रहा हो कि कैसे अटेम्प्ट करें। कोशिश करेंगे हम उनकी हेल्प करने की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।